गांव तो आप लोग कभी ना कभी गए ही होंगे। मैं बात कर रहा हूँ उनकी जो शहरों में रहते हैं। गांव की बात ही अलग होती है। कितनी कहानियाँ हैं। आज की ये कहानी एक गांव की, एक ऐसे पूरे के पूरे गांव की जो आज भूत गांव के नाम से जाना जाता है। एक ऐसा गांव जहाँ आज कुछ है तो कुछ टूटे फूटे मकान, कुछ खेत खलिहान और सिर्फ भूतों का सन्नाटा। एक ऐसी जगह जो आज पहाड़ों के बीचों बीच जिंदा तो है लेकिन उसमें आत्मा नहीं है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं स्वाला गांव की। स्वाला उत्तराखंड के चंपावत जिले का एक छोटा सा गांव जो हाईवे से बिल्कुल सटकर है। एक ऐसा गांव जो रातों रात हॉन्टेड डिक्लेयर कर दिया गया। जी हाँ, रातों रात। एक ऐसा गांव जो कभी किसी ज़माने में अच्छा खासा हुआ करता था। अच्छी खासी सुख सुविधाएं थी। वहाँ खेती हुआ करती थी, खेतों के लिए पानी था, लोग रहा करते थे, परिवार हंसते खेलते थे। गांव की चहल पहल, रौनक, ये सब कुछ जो होता है ये सब कुछ वहाँ पे था। बल्कि आज जो बुज़ुर्ग उस गांव में हैं, जो वहाँ आसपास रहते हैं, उनका ये भी कहना है कि किसी ज़माने में ये गांव उत्तराखंड का सबसे खुशहाल गांव हुआ करता था। और ये कहते कहते आज भी उनकी आंखें नम हो जाती हैं। बोलते हैं कि पता नहीं इस गांव को किसकी नज़र लग गई कि आज ये गांव उजड़ चुका है। इंसान तो छोड़िए, जानवर भी वहाँ जाने की हिम्मत नहीं करते। हम इसी गांव की बात कर रहे हैं, स्वाला। उत्तराखंड अपनी सीमाओं को लेकर कुछ दिक्कतें काफ़ी टाइम से झेल रहा है। ऐसी सिचुएशन में जब पूरा का पूरा गांव ये डिसाइड करता है कि हमें इस जगह से शिफ्ट हो जाना चाहिए, कहीं और चले जाना चाहिए, वैसी सिचुएशन में पूरा का पूरा गांव अपने बने हुए मकान, अपने खेत खलिहान, सब कुछ छोड़ छाड़ कर सिर्फ अपना सामान लेकर वहाँ से चला जाता है। और ऐसी सिचुएशन में गांव एक घोस्ट गांव बन जाता है। मतलब कि वहाँ कोई नहीं रहता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे भूत रहते हैं। मुझे कुछ लोग ऐसे मिले अपने इस सफ़र के दौरान जहाँ लोग ये मानते हैं कि घोस्ट टाउन जो होते हैं इनमें भूत रहते हैं। एक समय था जब ये गांव एक खुशहाल गांव था, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। लेकिन तभी अचानक से कई सालों पहले इस जगह पर होता है एक एक्सीडेंट। इस गांव के ठीक ऊपर एक सड़क है जो अब हाईवे बन चुकी है। उसी सड़क से कई सालों पहले एक आर्मी वालों की, हमारे जवानों की गाड़ी गुजरती है अपने 8 जवानों को लेकर। आर्मी के ये 8 जवान उस ट्रक के पिछली सीट पर बैठे थे। मतलब कि उस ट्रक के जो पीछे का हिस्सा होता है वहाँ पर बैठे थे। एक ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और उसके साइड में एक हेल्पर बैठा था। यानी कि कुल मिलाकर 10 लोग उस ट्रक में। गाड़ी तेज़ी से सड़क से गुजर रही थी। शाम का वक्त था, अंधेरा घना था। तभी अचानक से गाड़ी का संतुलन बिगड़ता है और ये ट्रक साइड लगी रेलिंग को तोड़कर सीधा स्वाला गाँव में जा गिरता है। और इस हादसे से गाँव के लोगों में हड़कंप मच जाता है। आसपास चीख पुकार मच जाती है। सब लोग उस ट्रक के पास पहुंचते हैं। वहाँ जो भी था, जो भी कोई लोग थे, सब उस ट्रक के पास पहुंचते हैं और देखते हैं कि इस ट्रक में लहू लुहान 8 सिपाही पड़े हैं। ड्राइवर और उसका हेल्पर भी है। यानी कि सभी बहुत बुरी तरह घायल हो चुके थे। अब इंसानियत के नाते से देखा जाए तो गाँव वालों को उनकी मदद करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वो सैनिक वहीं पर तड़प तड़प कर मर गए। वो पानी तक मांगते रहे मगर गांव वालों ने उनकी कोई मदद तक नहीं की। उल्टा गांव वालों ने जो किया, उन सैनिकों के पास जो सामान था उन सबको लूट लिया और ट्रक को खींचकर खाई की दूसरी तरफ फेंक दिया गया, सैनिकों के साथ, यानी कि उनके शवों के साथ। माना जाता है इस हादसे के कुछ दिन बाद तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे वहीं से इस गाँव की किस्मत बदलनी शुरू हो गई। ये मानो कि इस गाँव के दिन फिर गए। वो गाँव शापित होने लगा। जो खेत थे वो उजड़ने लगे, जानवर अपने आप मरने लगे, लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी, लोग बीमार होने लगे, छोटे छोटे बच्चों की मौत होने लगी। और धीरे धीरे इस गांव के आसपास के सारे गांव में ये बात फैल गई कि उन 8-10 जवानों के शव जो लोग वहाँ मरे थे, आज ये गांव उनकी आत्मा से पीड़ित है। 8-10 लोग जो सड़क हादसे में मरे थे, उनकी आत्मा यहाँ वापस आई है इस गांव से और उन लोगों से जिन्होंने मदद तक नहीं की, उन सबसे बदला लेने के लिए। और जब तक ये आत्माएं इस गांव को उजाड़ नहीं देती तब तक ये चैन से नहीं बैठेंगी। और यकीन मानिए ऐसा ही हुआ।
धीरे धीरे गांव उजड़ने की कगार पर था। तब इस गांव में जो बचे कुचे लोग थे उन्होंने फैसला किया कि हमें ये गांव छोड़ देना चाहिए, और तब अगले ही दिन इस गांव को खाली कर दिया गया। माना जाता है कि 16 गांव के लोग जो उस वक्त वहाँ रह रहे थे, जिनके साथ ये सब कुछ हुआ था, उनके ऊपर भी श्राप आया था, ना कि सिर्फ गांव के ऊपर। इसलिए वो लोग कहाँ गए इसके बारे में कोई नहीं जानता। हाँ, लेकिन आसपास के लोगों ने 16 गांव का इतिहास रखने के लिए, 16 गांव को बरकरार रखने के लिए उस 16 गांव के पास एक और दूसरा गांव बसाया है जिसका नाम है नया स्वाला। लेकिन हम बात कर रहे हैं पुराने स्वाला की। गांव उजड़ गया, खेत सड़ गए, मकान टूट गए, सब कुछ बेकार हो गया, लेकिन वो श्राप आज भी इस गांव पर अभी भी है। आज उस सड़क हादसे को सालों बीत चुके हैं। आसपास के लोगों की माने तो आज भी वहाँ से रात को सैनिकों की चीखने की आवाज़ें आती हैं, बल्कि कई लोगों ने तो ये भी बताया कि हमने उन्हें देखा भी है। स्वाला गांव के ठीक ऊपर हाईवे का काम चल रहा है। बहुत सारे मजदूर दिन भर वहाँ लगे रहते हैं इस काम को करने में। जब मैं वहाँ पहुँचा दिन में तो मैंने उन मजदूरों से बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने भी यही कहा कि हमें भी कभी कभी नीचे से आवाज़ें आती हैं, मानो कोई चिल्ला रहा है, चीख रहा है। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या ये सब कुछ आपके साथ दिन में होता है या रात में भी होता है? तो उन्होंने बताया कि इसका कोई समय नहीं है, कभी दिन में होता है तो कभी रात में होता है। अब क्या है कि ये हाईवे का काम चल रहा है तो आसपास रहने की कोई जगह नहीं है, तो ये जो मज़दूर यहाँ पर काम करते हैं, इन लोगों को वहीं पे कैंप लगा के दे गए हैं रहने के लिए। ये लोग वहीं पे रहते हैं, खाते पीते सोते हैं। जब मैंने उनसे डिटेल में जानने की कोशिश की कि किस तरह की आवाज़ें आती हैं, तो उन्होंने बताया कि कई बार ऐसा लगता है जैसे कोई गिर गया हो, जैसे किसी को चोट लगी हो तो वो चीखता है, तो वैसी आवाज़ें आती हैं। कई बार ऐसा लगता है मानो कोई दौड़ता हुआ नीचे गया है या दौड़ता हुआ ऊपर आ रहा है, तो हम मान लेते हैं कि कोई जानवर होगा, क्योंकि आसपास जानवर बहुत हैं यहाँ पे। लेकिन कई बार ऐसा लगता है जैसे कुछ ऐसी आवाज़ें हैं जो हम खुद भी ये पता नहीं लगा सकते कि वो आवाज़ें हैं किन की। इंसान की चीखने की आवाज़ें आती हैं। मैंने पूछा कि अगर आपको वो आवाज़ें आती हैं तो आप यहाँ रह कैसे लेते हैं, कैसे रुके हुए हैं अब तक यहाँ पे? जाहिर सी बात है, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, उन्हें काम दिया गया है तो वो करके अपना पेट भी पालना है, तो वो रह लेते हैं यहाँ पे। हाईवे से करीब 800-900 फीट नीचे ये गांव है। आपको इस पहाड़ से उतरकर जाना होता है। खड़ी चढ़ाई है इस पहाड़ की। जब मैंने ये जगह देखी तो समझ गया था कि यहाँ पे चढ़ना और उतरना बड़ा मुश्किल है, तो मैंने हाईवे की साइड में अपनी गाड़ी लगाई और सिर्फ लिमिटेड सामान लेके गया अपने साथ। कुछ मशीनें थी, लाइट्स थी, टॉर्च लिया और उतर गया। मैंने हाईवे के एक मज़दूर से मदद मांगी कि मुझे आप नीचे तक छोड़ देंगे, क्योंकि वहाँ का रास्ता नहीं देखा था मैंने। पहाड़ों का रास्ता पता होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप भटक जाओगे। मैं स्वाला की जगह कहीं और ही पहुँच जाऊँगा। मैंने उनसे कुछ लकड़ियों की गुजारिश की, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पे ठंड बहुत होगी। रात को अगर यहाँ रुकना होगा तो कुछ ना कुछ आग का इंतज़ाम करना पड़ेगा। वो मेरी बातों को मान गए। लोग अच्छे थे, मेरे साथ नीचे तक चले। रास्ते में जाते जाते उन्होंने मुझे बताया कि एक बार ऐसा हुआ कि उनका बेटा, जो इन्हीं मज़दूरों के साथ यहाँ पे काम करता है, छोटा है, 18-19 साल का, वो रात को शराब पीकर उस गांव में चला गया था। रात के समय हमने उसे बहुत ढूंढा पर वो नहीं मिला। अगले दिन वो वापस आया खुद ही चढ़कर, तो हमने उससे पूछा तो उसने बताया कि वो रात को इस गांव में चला गया था और उसने कहा कि मेरी आंख लग गई थी और वहीं सो गया था। मैंने कहा ठीक है, इसमें अलग क्या है, ये तो किसी के भी साथ हो सकता है। तो उन्होंने बताया इसमें अलग कुछ नहीं है। बात तो ये है कि जब वो नीचे गया था तो वो कह रहा था कि जब मैं सो रहा था मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास भी कोई सो रहा है, जबकि हकीकत तो यह है कि वो अकेला गया था और अकेला वापस आया था। उस मज़दूर ने जब ये बात बोली ना, बहुत ही मामूली सी बात थी, पर जिस तरीके से बोली, 1 मिनट के लिए मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो गए थे। मुझे खुद को लगने लगा कि क्या मैं सही जगह जा रहा हूँ। आप बस सोच के देखिए कि आप ऐसी जगह गए हैं जहाँ आपके आसपास कोई नहीं रहता, इंसान तो छोड़िए कोई जानवर तक नहीं है, और आप किसी तरह खुद को मनाकर वहाँ सोते हैं और अचानक से आपको लगता है कि आपके ठीक बगल में और भी कोई सो रहा है या फिर कोई है वहाँ पे। भाग भी नहीं सकते आप वहाँ से। यानी कि एक बात समझ में आ गई थी, जहाँ मैं जा रहा हूँ आज की रात ये एक तरह की जेल है मेरे लिए। अब चाहे जो भी हो, रात में यहीं रुकना पड़ेगा
और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये सब बातें करते करते हम नीचे पहुँचे स्वाला गाँव। और जब हम वहाँ पहुँचे तो मेरे सामने था एक बड़ा सा खेत, जिस खेत में मैंने देखा कि वहाँ ताज़ा सब्जियाँ लगी हुई थी। शायद कुछ लोग आज भी इस खेत का इस्तेमाल कर रहे हैं। और मेरी बाईं तरफ कुछ टूटे फूटे घर थे, एक लाइन से बने हुए थे। सारे घर टूटे फूटे पड़े थे और उसके पास एक बाउंड्री वॉल बनी थी जो पूरे गांव को घेरे हुए थी। देख के समझ आ रहा था कि ये जो दीवार है कोई ज़्यादा पुरानी नहीं है। लोहे की तारों से उस दीवार को घेरा हुआ था कि कोई तो था जो चाहता था कि कोई इस गांव के अंदर ना आए। और ताज़ा खेती देखकर मुझे लग चुका था कि यहाँ पर आज भी लोग आते हैं। तभी अचानक नज़र आती हैं कुछ औरतें उस खेत में काम करती हुई। अब मैं उनसे बिना पूछे अंदर नहीं जा सकता था। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, उन्हें समझाया। मैं दीवार के इस तरफ था और वो दीवार के उस तरफ। हम चीख चीख कर बातें कर रहे थे। उनमें से एक अम्मा जी जो थी वो मान गई। वो आई मुझे एक पतली सी गली या रास्ते से अंदर लेके गई। दीवार के चारों तरफ लोहे के तार और एक पतला सा रास्ता, उस पर भी बांस के डंडे लगा दिए गए थे ताकि कोई अंदर ना आ पाए। वो अंदर लेके गई और वहाँ मेरी बात हुई उनसे। उन्होंने बताया कि आजकल लोग आ जाते हैं यहाँ पे, ये टीवी वाले, यूट्यूब वाले, वो लोग आते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे भूत रहते हैं, पर हम ऐसा नहीं मानते कि यहाँ पे ऐसा कुछ है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ खेती वगैरह कब से कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये गांव हमारे पूर्वजों का गांव था और हमने अभी कुछ सालों पहले इस ज़मीन को उपजाऊ बनाया और खेती शुरू की है। मैंने उनसे पूछा कि रात में आप यहीं रहते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, दिन भर खेती करने के बाद हम चले जाते हैं। यहाँ मैंने उनसे पूछा कि अगर आप मानते हैं कि यहाँ पे कोई भूत वूत नहीं है, तो आप लोग यहाँ रह के साबित क्यों नहीं कर देते कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं जानता था कि उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है और ऐसा ही हुआ। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उनको भी बताया कि ऐसी जगह रुकना खतरनाक है, क्योंकि डर उनके मन में भी था। अब मैंने उन्हें पूरी बात बताई और मैंने कहा कि मुझे रात में यहाँ रुकना है, मेरे पास परमिशन भी है। और वो लोग मान भी गए। बस एक बात कही कि आप रुकना चाहते हो तो ज़रूर रुको, लेकिन जिम्मेदारी आपकी होगी। अगर आपको कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार आप खुद हैं, हम नहीं। मैंने कहा आपको कोई कुछ कहेगा भी नहीं, मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूँ और वैसे भी कोई जानता ही नहीं कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ। खैर, फिर मैंने बात आगे बढ़ाने की कोशिश की कि यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ का मौसम कैसा है वगैरह वगैरह। जाते जाते उन्होंने मुझे एक बात और साफ साफ समझाई कि देखो, यहाँ कुछ भी करना पर बाघ से बच के रहना। रात में यहाँ पर अक्सर बाघ आ जाते हैं। एक दो बार हमारे मवेशी भी उठा के ले गए हैं, दिन में भी, तो आप ध्यान रखना। शाम हो गई थी, करीब 6:30 बज रहे थे और अंधेरा बस होने को था। ठंडी हवाएं बहने लगी थी और एक बात मालूम हो चुकी थी कि यहाँ ठंड बहुत होने वाली है। धीरे धीरे वो लोग पहाड़ चढ़कर मेरी आंखों के सामने से गायब हो गए। और अब अगर वहाँ कुछ था तो मैं, अंधेरा, मेरी कुछ मशीनें और ठंडी हवा, और शायद जैसा कि मैंने सुना था 8 या 10 भूत। रात काफ़ी मुश्किल होने वाली थी, इतना तो पता चल गया था। धीरे धीरे ठंड बढ़ी। करीब 9 बजे के आसपास जो लकड़ियाँ ऊपर से लेके आए थे, उन लकड़ियों को मैंने जलाने की कोशिश की। हवा तेज़ थी, मैं बार बार कोशिश कर रहा था पर वो बुझे जा रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से एक कोना ढूंढा और मैंने आग जलाई। मैं अब वहाँ बैठ गया। यकीन मानिए उस आग ने बहुत राहत पहुँचाई इतनी ठंड में। करीब 1-1.25 घंटे तक मैं यहाँ बैठा रहा और सोचा कि आगे क्या करना है, कैसे करना है, और साथ साथ आसपास की आवाज़ों पे ध्यान देता रहा। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वातावरण के हिसाब से खुद को अगर ढाल लेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी इन्वेस्टिगेशन में। मैंने बैठ के उन चीज़ों को समझा और फिर जांच पड़ताल के लिए तैयार हो गया। इन्वेस्टिगेशन के लिए मैंने एक टारगेट बनाया था। मैंने सोचा था कि गांव में जितने भी पुराने घर हैं, मुझे एक एक घर में जाके देखना है, पता करना है कि वहाँ है क्या। इनमें से कुछ घर ऐसे भी हैं जो लॉक थे, मतलब बाहर से एक कुंडी लगा के एक पुराना सा ताला लटका दिया गया था। उसमें एक हथौड़ा ज़ोर से मार दो तो वहीं टूट जाए। मुझे अब तक इतना तो पता था कि मुझे यहाँ सारी रात रहना है। करीब 9:30 बजे मैंने ये सफ़र शुरू किया। ये घर वो जो वहाँ बने हुए हैं, एक लाइन में बने हुए हैं, मतलब कि एक सीधी लाइन में बने हुए हैं, फैले हुए नहीं हैं। और जब मैंने गिनती की तो करीब
20-30 घर थे। उन घरों का स्ट्रक्चर एकदम सेम है। नीचे एक हॉल बना हुआ है। वो क्यों? शायद मवेशी रखने के लिए। और उस हॉल के बाद एक छोटा सा कमरा बनाया गया है, शायद रात को मवेशियों को अंदर बांधने के लिए, ताकि रात में बाघ आए तो मवेशियों पर हमला न कर पाए। फर्स्ट फ्लोर पे एक कमरा, हॉल और एक किचन। बाथरूम का यहाँ कोई नामो निशान नहीं था, क्योंकि उस समय लोग खेतों में जाया करते थे और शायद आज भी जाया करते हैं। अनाज रखने के लिए भी एक जगह बनाई हुई थी। छत जो थी मिट्टी से कवर थी। घर सारे एक जैसे, बस फर्क था तो साइज़ का, कोई छोटा कोई बड़ा। तो मैंने अपने बिल्कुल उल्टे हाथ के कोने से ये सफ़र शुरू किया। मैंने एक घर का दरवाज़ा खोला और उसमें देखा तो वहाँ फर्श मिट्टी की बनी हुई है और जाहिर सी बात है सामान कुछ था नहीं वहाँ पे। कुछ घड़े वगैरह पड़े हुए थे टूटे फूटे, लेकिन उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। एक एक घर को देखना शुरू किया। वहाँ पर और कुछ हो ना हो, लेकिन एक चीज़ ज़रूर थी, एक बहुत ही उदासी भरा माहौल, क्योंकि आप ऐसी जगह हैं और आपके मन में चल रहा होगा कि क्या हुआ होगा, वो सैनिक कैसे गिरे होंगे, मरे होंगे, लोगों ने उनकी मदद करने को मना क्यों कर दिया और उन्हें लूट लिया। आपके दिमाग में यही सब चल रहा है, क्योंकि आप उसी जगह पर खड़े हो। आप उन लोगों का दर्द समझने की कोशिश कर रहे हो। अब जब आप अंदर जाते हैं, एक एक घर से गुजरते हैं, तो मुझे वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं मिला। मेरी सारी मशीनें एकदम शांत थी, उनमें कोई रीडिंग नहीं और ऐसा वहाँ कुछ भी नहीं। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि मशीनें इतनी भी पावरफुल नहीं होती कि एक सुपर नेचुरल पावर को कैच कर पाए, लेकिन एक दायरा होता है इनका भी, एक लिमिट होती है इनकी, और मुझे वहाँ कुछ भी नहीं मिला। अब धीरे धीरे एक एक घर क्रॉस होता गया। उसके बाद बारी आती है एक बड़े घर की, जिसके बाहर एक कुंडी थी और एक बड़ा सा ताला था। अब क्या मुझे इस ताले को तोड़ना चाहिए? ये सही है या गलत, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे सच जानना था। तो मैंने बिना कुछ सोचे समझे उस ताले को तोड़ दिया। और जब अंदर घुसता हूँ तो एक तेज सी बदबू आती है, मानो किसी की लाश अंदर हो और सड़ चुकी हो। कुछ इतनी भयंकर बदबू। मैंने लाइट से चारों तरफ देखने की कोशिश की, वहाँ कुछ नहीं था। मिट्टी के बर्तन, मटके। हाँ, ये हॉल काफ़ी बड़ा था बाकी सभी घरों के मुकाबले। मैंने वहाँ पड़ी घास फूस को हटा के देखा, मटके वगैरह के पीछे कहीं कुछ मिल जाए मुझे। ये सब कुछ चल ही रहा था कि अचानक से एक बहुत ज़ोर से आवाज़ आई, जैसे मानो कोई बाहर से दौड़ कर गया हो। जब आप ऐसी परिस्थिति में होते हैं और ऐसी आवाज़ सुनते हैं, कहीं से ऐसी आवाज़ आती है, तो यकीन मानिए उस वक्त आप उस आवाज़ के पीछे भागते हैं बिना कुछ सोचे, क्योंकि आपको उस मोमेंट में वो सबूत चाहिए होता है। आपको चाहिए होता है कि मैं कैसे साबित करूं कि यहाँ पर है क्या। उस वक्त आप फ़ोन निकालना, कैमरा ऑन करना, मशीनें रेडी रखना, ये सब भूल जाते हैं। उस वक्त बस आप उस चीज़ के, उस आवाज़ के पीछे भागते हैं बिना सोचे समझे। और यही मैंने भी किया उस वक्त। मैं बस उस आवाज़ के पीछे भागा। मैं जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतरा और उतर कर मुझे लेफ़्ट मुड़ना था, मैं लेफ़्ट मुड़ा के तभी मेरा पैर फिसल गया और मैं वहाँ गिर गया। जब मैं गिरा तो 1 मिनट के लिए मैं सन्न हो गया, क्योंकि मेरे सर पर चोट लगी थी, पीठ पे भी चोट लगी थी और पैर पे भी चोट लगी थी। फिर मैंने टॉर्च जला के देखा तो एक लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा मेरी जांघों में घुस चुका है। थोड़ा सा खून निकल रहा था। उस वक्त मैं बहुत निराश था, अगर पूरी ईमानदारी से बताऊँ तो, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में, एक ऐसे इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपका घायल हो जाना, इससे खतरनाक और क्या हो सकता है। क्योंकि आपको पहाड़ों पे चढ़ना है और मेडिकल फैसिलिटी भी यहाँ पे कुछ नहीं है। उस लकड़ी के टुकड़े को खींचकर बाहर निकाला। उसके निकालने के बाद खून बहने लगा, थोड़ा थोड़ा खून निकल रहा था। मैंने उस पर रुमाल रखा और एक साइड में जाके बैठा। मेरे पास फर्स्ट एड था मेरे बैग में। मैंने उपचार करने की कोशिश की, जितना कर सकता था वो मैंने कर दिया। घाव को साफ करने के बाद पता चला कि चोट ज़्यादा गहरी नहीं है। मैंने पानी पिया और दवाई ली जो मैं लेके गया था। ऐसे कहीं जाता हूँ तो अपने पास रखता हूँ, ये सामान बहुत ज़रूरी है। जब मैं ये सब कर रहा था तो उसी दौरान ऐसा लगा कि जैसे मेरे साथ में और भी कोई बैठा है। कुछ ऐसा फील हुआ और मेरे लेफ्ट साइड के घर से कुछ
ठोकने की आवाज़ आ रही है। ऐसा होता है ना कि जैसे आप घर में हैं और आपके घर की दीवार की दूसरी तरफ वहाँ कोई अपनी दीवार में कील ठोक रहा है। ठीक वैसी आवाज़ मुझ तक भी आ रही थी। मैंने अपने लेफ्ट साइड में ज़रा सा ऊपर देखने की कोशिश की। एक घर था। मुझे लगा कि इसी घर से आवाज़ आ रही है। धीरे धीरे मैं अपनी हिम्मत करके खड़ा हुआ और लंगड़ाते हुए उस घर के अंदर तक पहुंचा। यकीन मानिए, जब मैं उस घर के अंदर पहुंचा तो वो आवाज़ उस घर के अंदर से ही आ रही थी और वहाँ कोई नहीं था। उस घर की बात तो छोड़िए, इस गांव के आसपास भी कोई नहीं था, लेकिन उस हॉल के अंदर से वो आवाज़ आ रही थी। मतलब मैं इस हॉल में खड़ा हूँ और इसी हॉल से ही आवाज़ आ रही है, जैसे कहीं कोई कील ठोक रहा हो। मैंने तभी अपने सारे डिवाइसेस निकाले, उसमें सबूत इकट्ठा करने की कोशिश की, उन सारे डिवाइसेस में जिन्हें मैं अपने साथ लेके गया था। अब उन सब में रीडिंग्स 0 थी। 0, कुछ नहीं था वहाँ। और इस बात का मुझे कोई शौक भी नहीं लगा, क्योंकि यहाँ हम बात कर रहे हैं सुपर नेचुरल पावर की और उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं इंसानों की बनाई हुई मशीनों से। क्या लगा सुपर नेचुरल पावर को पकड़ लेंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन वो आवाज़ वहाँ से आ रही थी। उस वक्त मेरे मन में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी कि ये जगह क्या है? क्या है ये जगह? ये आपके दिमाग से खेल रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं किसी माया जाल में फंस चुका हूँ? पर नहीं, शायद ऐसा नहीं था। यकीनन वो आवाज़ यहीं से आ रही थी और कुछ ही सेकंड बाद वो आवाज़ आनी बंद हो गई और मेरे पास कोई शब्द नहीं था। इस बात को मैं कैसे बताऊं? हुआ क्या था? रात अभी बाकी थी, करीब 10 घर बाकी थे। मेरे पैर का दर्द बढ़ता जा रहा था। मैंने ये सोचा, जब 20 घर कर ही लिए हैं तो 10 घर भी और कर लेते हैं। अब तक मेरे साथ ये चीज़ें हो चुकी थी, किसी का दौड़ के जाना, किसी का शायद मेरे पास बैठे होना और ये कील ठोकने की आवाज़ का आना। मुझे ऐसा लग रहा था अब और क्या बाकी है इस जगह में, पता नहीं अब और क्या मिल जाए। अभी तक मैंने जितने घर देखे थे वहाँ कुछ नहीं मिला। ये पूरी रात मुझे अपनी सारी ज़िंदगी याद रहने वाली है। मैं ऐसी बहुत सारी लोकेशन पे जा चुका हूँ और आगे भी जाना चाहूँगा अगर यहाँ से बच गया तो। हर लोकेशन की अपनी एक अलग कहानी होती है, लेकिन ये लोकेशन कुछ अलग ही कहानी बताती है और पता नहीं ऐसा क्यों। और जब आपको पता नहीं ऐसा क्यों, तो इसका मतलब आप एक अजीब और अलग दुनिया में पहुंच चुके हैं। इस जगह का राज आज भी एक राज बना हुआ है। बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस और रिसर्च होने के बाद भी एकदम खाली हाथ। ज़रूरी नहीं है कि हर जगह या कोई हॉन्टेड जगह पर आपको भूत दिखाई दे। कई बार उनके होने का एहसास ही काफ़ी होता है।